जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा से संबंधित होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हमने 100 ऐसे कॉन्सेप्ट आपके सामने लाया है कि आप अगर इसको देख लेते हैं या फिर कंसंट्रेशन तरीके से आप इसको सुन लेते हैं तो समझिए 100 इतिहास के प्रश्नों के सही उत्तर आपके कंफर्म हो जाएंगे। सिर्फ आपको करना यही है कि वीडियो को देखना है और माइंड सेंट्रलाइज करके हमारी बातों को सुनना है। आपके दिमाग का कंसंट्रेशन एकत्रित करने का काम हमारे इस वीडियो को होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा ताकि आपके बहुत सारे चीज़ जो हैं कंफर्म हो जाए, क्योंकि यह बीपीएससी के द्वारा से पूछा गया ही प्रश्न का उत्तर और कंसेप्ट है। आज जानेंगे इतिहास के बहुत सारे टॉपिक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो आपको दिख रहा है भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और परीक्षा में पूछा भी जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज इसका मेन उद्देश्य यही होगा कि यहाँ से अगर आपके जो टॉपिक है कंफर्म हो जाते हैं इसके आंसर, तो आप 10 नंबर के मालिक बन जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। जी हाँ, तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1100 ईस्वी 91 में हुआ। जी हाँ, 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में यह युद्ध हुआ। पृथ्वीराज ने पहली बार प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया। जी हाँ, नेक्स्ट आते हैं 1192 जो है 1192 में तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध होता है और उसमें मोहम्मद गौरी जीतता है, पृथ्वीराज हार जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा 1191 में पृथ्वीराज जीतते हैं और 1192 में मोहम्मद गौरी जीतता है। दोनों के बीच लड़ाइयाँ होती है। पहले युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी को हराते हैं और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को हराता है। देखिए यहाँ पे इन्होंने एक भूल की थी। भूल क्या, एक स्वाभिमानी व्यक्ति जो होता है उसी प्रकार का होता है। इन्होंने अपना स्वाभिमान दिखाया, अपना वसूल दिखाया कि वसूल के साथ हम समझौता नहीं कर सकते। तो प्रथम युद्ध में इन्होंने यही काम किया था। जी हाँ, पृथ्वीराज के तरफ से मोहम्मद गौरी जब भागने लगा मैदान छोड़ के, तो इनका कहना था कि हम पीठ पे वार किसी के नहीं करते, तो इन्होंने इसको छोड़ देने का काम किया था। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि फिर एक बार ये बैकअप करेगा और धोखे से लड़ाई को आमंत्रित करेगा। और आमंत्रण इसकी ऐसी होगी कि एक तरह से प्री प्लानिंग करके दोबारा आके धोखे से लड़के और जो है हमको हराने वाला है। इस बात का इनको थोड़ा भी अंदेशा नहीं था, नहीं तो ये द्वितीय युद्ध जो है होता ही नहीं। शायद समय को ये मंजूर नहीं था, इसलिए मोहम्मद गौरी दोबारा बैकअप किया और पृथ्वीराज को हराया। जी हाँ, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं चंदावर का युद्ध। ये 1194 मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को हरा दिया। पानीपत का युद्ध 1526, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। जी हाँ, पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। और पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1556 में हुआ, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया। याद रखिएगा, ये पानीपत का भी युद्ध है जो प्रथम और द्वितीय चला। खानवा का युद्ध के बारे में बात करते हैं। खानवा का युद्ध जो है 1527 में हुआ, बाबर ने राणा संगा को हराया। चंदेरी के युद्ध के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, चंदेरी के युद्ध में जो है ये आपका होता है 1528 में, बाबर ने मेदिनी राय को हराया।
इन सारे टॉपिक को आप लोग लिखते चलिएगा और नहीं तो स्क्रीनशॉट मार के रखते चलिएगा। ये परीक्षा उपयोगी कंटेंट है, आपको काम आने वाले हैं। यहाँ से 10 नंबर ज़रूर आपके कंफर्म होंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि एक वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि कम से कम कुछ चैनल को कोई सब्सक्राइब करे या फिर वीडियो को पूरा देखे या फिर वीडियो को लाइक करे। जी हाँ दोस्तों, ये भूलिएगा मत आप। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी बाबर ने अफ़गानों को हराया था। जी हाँ, यहाँ पे सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने का काम कर रहे हैं। आप वीडियो को सिर्फ वॉच करते रहिए, सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। अब आते हैं चौसा का युद्ध 1539, शेर शाह ने हुमायूं को हराया। कन्नौज का युद्ध 1540, शेर शाह ने हुमायूं को हराया। देखिए 1539 में शेर शाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ। कन्नौज का युद्ध 1540 में दोबारा शेर शाह ने हुमायूं को हराया। चलिए, शेर शाह शुरू हो गया। तालीकोट का युद्ध 1565, विजयनगर साम्राज्य का पतन। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। जी हाँ। पलासी का युद्ध 1757, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। बांडीवास का युद्ध 1760, फ्रांसीसियों की पराजय। देखिए प्लासी युद्ध में जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसके धोखा के वजह से ये प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीत चुके थे। बक्सर का युद्ध के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या हुआ कि 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हराया और यहीं से अंग्रेज जो है कॉन्फिडेंस में आ गए, क्योंकि यहाँ पे 3 शासकों ने मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध यह लड़ाई लड़ी थी। जब 3 शासकों को इन्होंने हराया तो एक तरह से पूरे भारत का 1/3 हिस्सा के साम्राज्य जो थे उनके शासकों को हराने का काम किया। तो उनको लगा इस बात को कि 1/3 जब हम पूरी तरीके से हरा सकते हैं तो हम पूरे भारत को भी जीत सकते हैं। यहीं से अंग्रेज को कॉन्फिडेंस आया था। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 चला। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 चला। अब बात करते हैं कुछ एंशिएंट चीज़ों की जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे है शिशु वध प्रतिबंध। जी हाँ, जैसे बच्चों की जो हत्या बलि दी जाती थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जन सोर वेलेजली थे इसके जो बंद करने वाले थे, इन्होंने प्रतिबंध किया था 1798 से 1805, शिशु हत्या पर प्रतिबंध। जी हाँ, थोड़ा मेरा लिखने में ये कुछ हो सकता है, लेकिन आप लोग उस चीज़ को समझ लीजिएगा। और देखिए यहाँ आते हैं सती प्रथा प्रतिबंध। यह विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1829 में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। दास प्रथा प्रतिबंध एलन बैरो 1843 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह पारित हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ? 1843 में दास प्रथा को प्रतिबंध कर दिया गया। हिंदू विधवा विवाह। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी सामाजिक दृष्टि से ये कार्य हुआ है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, जब वो वायसराय हुआ करते थे। हिंदू विधवा विवाह जो है वो कब हुआ? लॉर्ड कैनिंग 1856 विधवा को विवाह करने की अनुमति मिली, पुनर्विवाह जिसको आप कहते हैं। और देखिए यहाँ पे आता है नौखी मैरिज। मतलब अंतरजातीय मैरिज एक प्रकार से कह सकते हैं। नौखी मैरिज एक्ट आया, नॉर्थ बुक वायसराय थे 1872 में। अंतरजातीय विवाह इनके काल में आया। और बात करते हैं एज ऑफ कंसेंट एक्ट, लैंसडाउन के शासनकाल में 1891 में यहाँ पे यह पारित कर दिया गया कि लड़की की आयु 12 वर्ष और लड़के की जो है लड़की की, यहाँ पे देखिए एज एक्ट में क्या किया गया कि लड़की की आयु जो है 12 वर्ष निर्धारित कर दी गई, मतलब कि शादी के योग्य। लेकिन ये आया जब आपका शारदा एक्ट, तो इसमें इरविन ने क्या किया? 1930 में विवाह के लिए अनिवार्य कर दिया कि लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़के की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इनाम आयोग। इनाम आयोग देखिए कब आया? 1852 में। ये थे वायसराय भी इनाम ही थे और यह अध्यक्ष इनाम थे और डलहौजी
जो है गवर्नर वायसराय थे। भूमि संबंधित जो विवेचना थी उसके लिए यह आयोग का गठन किया गया था। दुर्भिक्ष आयोग 1880, रिचर्ड स्ट्रैटजी, और इसके वायसराय थे लिटन, लॉर्ड लिटन। अकाल निवारण हेतु इस पर विचार के लिए बनाया गया है। दुर्भिक्ष आयोग 3 बार अपने काम को किया। कृषि के लिए अकाल की स्थिति की समीक्षा के लिए यह आयोग जो है 3 बार एक्टिव हुआ है। हंटर आयोग के बारे में बात करते हैं। 1882 हंटर आया और लॉर्ड रिपन थे उस समय वायसराय, और शिक्षा के विकास के लिए इन्होंने काम किया है। यह आयोग बना। और देखिए एचिंसन कब आया? 1886 में एचिंसन आयोग आया। चार्ल्स एचिंसन थे उसके अध्यक्ष, और लॉर्ड डफरिन था उसका वायसराय। नागरिक सेवा, भारतीयों की सेवा वृद्धि दर हेतु विचार के लिए यह आयोग बनाया गया। अफीम आयोग 1893 में लैंसडाउन वायसराय थे। अफीम सेवन पर रोक लगाने के लिए यह आयोग का गठन किया गया। हर्षल समिति 1893 में हर्षल अध्यक्ष, लैंसडाउन एक बार फिर गवर्नर जनरल थे उस समय। और क्या था? यह टकसाल संबंधित सुझाव के लिए किया गया था। चलिए दुर्भिक्ष आयोग का दोबारा गठन देखिए। दुर्भिक्ष आयोग एक बार फिर आया 1898 में। जेम्स लायल थे उस समय और वायसराय एल्गिन थे। प्रथम दुर्भिक्ष आयोग रिपोर्ट पर विचार के लिए इस आयोग का गठन किया गया। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे बात करते हैं सिंचाई आयोग के बारे में। सिंचाई आयोग 1901 में आया और उस समय थे वेल्विन स्कॉट जो थे इसके अध्यक्ष थे, और वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय सुधार के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। देखिए पॉइंट नेक्स्ट पे आते हैं। दुर्भिक्ष आयोग इस बार तीसरा टाइम दुर्भिक्ष आयोग 1901 में गठन हुआ। एंथोनी अंकडोनाल्ड जो थे अध्यक्ष थे, और कर्जन जो थे वायसराय थे। द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव के लिए विश्वविद्यालय आयोग 1902 में विश्वविद्यालय आयोग, थॉमस रैले और वायसराय कर्जन। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति पर विचार हेतु इस आयोग का गठन किया गया। फ्रेजर आयोग 1902 में फ्रेजर आयोग का गठन हुआ। फ्रेजर इसके जो थे अध्यक्ष थे, और लॉर्ड कर्जन जो थे ये उसके वायसराय थे। पुलिस की कार्य प्रगति पर विचार करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। ली आयोग 1924 लॉर्ड ली के द्वारा अध्यक्ष थे, और रीजिन जो थे वायसराय थे। लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा की गई, और उस मतलब कि 1924 में अनुशंसा की गई, लेकिन गठन कब हुआ? 26 में इसका गठन हो गया। चलिए सैंडहर्स्ट समिति 1925 में एंड्रयू स्कीन थे अध्यक्ष, और लॉर्ड रीडिन थे वायसराय। भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार। बटलर समिति 1927, हरकोट बटलर जो थे प्रेसिडेंट थे। इरविन थे वायसराय। देशी राज्यों व अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार के लिए इस आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। लॉर्ड लिन लिथगो आयोग 1928 में इसका गठन हुआ, और अध्यक्ष लिन लिथगो ही थे, और इरविन वायसराय। कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार के लिए इस आयोग का गठन हुआ। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो लिंड्स आयोग के बारे में बात करते हैं। 1929 में लिंड से अध्यक्ष थे। इरविन जो थे वायसराय थे। भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु यहीं से औद्योगिकरण चालू हो गया भारत में। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। भारतीय वैधानिक आयोग 1929 फिलिप हर्टोग और वायसराय इरविन। शिक्षा समिति की स्थिति की समीक्षा के लिए इस आयोग का गठन हुआ। सप्रू समिति, इसके अध्यक्ष थे तेज बहादुर सप्रू। 1934 में गठन हुआ, और बिलिंगटन था वायसराय। बेरोजगारी समस्या की समीक्षा के लिए इस आयोग का गठन हुआ। नेक्स्ट आता है क्रिप्स आयोग
1942 में गठन हुआ। इसके अध्यक्ष स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे और जो गवर्नर थे वो थे लिन लिथगो। भारत की राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट आता है कैबिनेट मिशन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन आया था 1946 में। इसके जो अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस थे और गवर्नर उस समय बेवेल थे और भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए विचार किया गया। और बात करते हैं सार्जेंट आयोग 1944 में गठन। जॉन सार्जेंट जो थे इसके अध्यक्ष थे। बेवेल जो थे वायसराय। शिक्षा के विकास हेतु विचार करने हेतु इस आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन 1938। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष, लिन लिथगो वायसराय। आर्थिक योजना की समीक्षा के लिए इस आयोग का गठन हुआ। सैंडलर आयोग 1917। माइकल सैंडलर अध्यक्ष और चैम्सफोर्ड वायसराय। कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच करना। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अब बात करेंगे। अब आते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ों पे, कौन से राजवंश कब किसके संस्थापक रहे, उनके शासनकाल में राजधानियाँ कहाँ रही। जी हाँ, वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करते चलिएगा। देखिए पहला टॉपिक आता है हर्यक वंश। इसके संस्थापक बिंबिसार, राजधानी राजगृह। और शिशुनाग वंश नेक्स्ट। शिशुनाग इसके संस्थापक। जिला वैशाली जो है उस समय राजधानी हुआ करता था शिशुनाग का। नंद वंश, महापद्मनंद संस्थापक और राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश इनके संस्थापक चंद्रगुप्त, पाटलिपुत्र इनकी भी राजधानी रही। शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग जो है संस्थापक रहे, पाटलिपुत्र इनका भी राजधानी रहा। कण्व वंश, वासुदेव संस्थापक, इनका भी राजधानी जो है पाटलिपुत्र ही रहा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सातवाहन वंश। इसके संस्थापक सिमुक थे और इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। कुषाण वंश, कुजल कटफिसेस इसके संस्थापक और पुरुषपुर राजधानी। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, पाटलिपुत्र इनकी राजधानी। वकाटक वंश के बिंग शक्ति संस्थापक रहे। इनके जो क्या कहते हैं राजधानी की जिक्र नहीं है। हून वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तोरमान थे और सियालकोट इनकी राजधानी रही। वर्धन वंश संस्थापक पुष्यभूति, थानेश्वर कन्नौज इनकी राजधानी रही। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं तो आता है अब आपका नेक्स्ट पांडव वंश, वर्धन वंश और चोल वंश और पल्लव वंश। बात करते हैं पहले वंद वंश की। तो पुष्यभूति इसके संस्थापक, थानेश्वर कन्नौज राजधानी। पांड्य वंश नोडियोन संस्थापक, मदुरै राजधानी। चोल वंश विद्यालय संस्थापक थे, तांजौर इनकी जो थी राजधानी थी। पल्लव वंश सिंहवर्मन चतुर्थ, कांचीपुरम राजधानी। और यही है दोस्तों, वीडियो में बहुत सारी चीज़ें, मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग आपके 60 से 70 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा करना भी नहीं है वीडियो को। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं अपने हाथों के नोट्स को वीडियो में तब्दील करके आपके सामने पेश करता रहूँगा। मैं उम्मीद करूँगा कि आपके बहुत सारे कंसेप्ट हमारे वीडियो से क्लियर हो जाए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।